नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजयपथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम है न्यूज़ बुलेटिन। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको छोटे छोटे करंट अफेयर्स से अवगत करवाएंगे जो कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्या नए चेंजेस आए हैं, ये चीज़ के बारे में आपको जानकारी देगा। इससे पहले हमारा एक लेक्चर इससे रिलेटेड रह चुका है, आज हमारा दूसरा लेक्चर रहने वाला है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग्स बिल 2025। तो जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग्स बिल आया है 2025 का, उसका क्या उद्देश्य रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा वो पास किया गया है कि नहीं किया गया है, उसके क्या क्या मुख्य प्रावधान हैं और उसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं, इसके साथ ही साथ में हम क्या उसके लिए कर सकते हैं या हम आगे का उसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, इस सब चीज के बारे में आज हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऐप। ठीक है, तो समझिएगा, ये जो बिल है ये ऑलरेडी हमारे संसद में पास हो चुका है। 20 अगस्त को ये लोकसभा में पेश किया गया था और आपको याद रखना है कि केवल 7 मिनट में जो है लोकसभा के द्वारा इसको बहुमत से जो है वो पास कर दिया गया था। इसके बाद लोकसभा के बाद ये बिल कहाँ गया, राज्यसभा में गया था 21 अगस्त को। राज्यसभा में भी ये बिना किसी भी रुकावट के पास कर दिया गया था और अंततः ये जो है वो 22 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा इसको हस्ताक्षर मिल गया था और अब ये बिल जो है अधिनियम का रूप जो है वो ले चुका है। तो ये बिल जो है वो मुख्यतः क्या बात करता है, ये बिल मुख्यतः जितने भी ऑनलाइन गेम्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं उस चीज को प्रमोट और रेगुलेट दोनों करने की बात करता है। कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रमोट करना चाहती है और कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनको गवर्नमेंट पूरी तरीके से बैन करना चाहती है। तो जितने भी इससे रिलेटेड मुख्य प्रावधान है, इस बिल में क्या क्या बातें कही गई हैं और इतना हल्ला इस बिल को लेकर के क्यों मच रहा है, इसको हम अब देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य बिंदु में यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो बिल है इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 जो है वो खेलों की बात करी गई है। ठीक है, तो इसमें 3 खंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले जो गेम्स होते हैं वो उसको क्या कहा गया है, ई स्पोर्ट्स कहा गया है। ई स्पोर्ट्स ऐसे गेम्स हैं जो राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के द्वारा मान्यता प्राप्त है। मतलब ऐसे खेल, ऐसे ई स्पोर्ट्स जो राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं, केवल और केवल वही गेम्स जो हैं ई स्पोर्ट्स के अंतर्गत आएंगे। ये जो गेम्स है इनका एग्जांपल देख लीजिए, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और कॉल ऑफ ड्यूटी, इस तरीके के गेम्स जो हैं वो ई स्पोर्ट्स के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, ई स्पोर्ट्स के अंतर्गत आने वाले गेम्स क्या रहते हैं जनरली, इसमें आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फीस या पंजीयन जो फीस होती है वो देना पड़ता है और अंत में अगर आप जीतते हैं उसको तो आपको एक पुरस्कार राशि जैसी जो है वो मिलती है। और इस तरीके के खेल को गवर्नमेंट पूरी तरीके से क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप ई स्पोर्ट्स को खेलिए, इसमें किसी भी प्रकार का बैन जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। दूसरी कैटेगरी आती है आपकी सोशल गेमिंग। ठीक है, सामाजिक खेल जिसको आप कहते हैं सोशल गेमिंग। तो ये जो सोशल गेमिंग होगी वो क्या करेगी, इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक व मनोरंजन का उसका उद्देश्य रहता है। मतलब एजुकेशनल एंड इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये जो गेम्स जो हैं वो खेले जाते हैं और इसी अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 है, ठीक है, सेक्शन 4 है और सेक्शन 4 में इस तरीके के गेमिंग को भी प्रोत्साहित करने की बात करी गई है। मतलब जितने भी सोशल गेम्स रहेंगे उसको गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रोत्साहन जो है वो प्रोवाइड करवाएगी और यूथ को बोलेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के गेम्स को खेलिए। तो ई स्पोर्ट्स में और सोशल गेमिंग में किसी भी तरीके का रोक टोक गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है और अंत में यह भी कहा जा रहा है कि आप इसे खेलिए, हम आपको प्रोत्साहन जो है वो देंगे। इसमें कोई भी तरीके की समस्या नहीं है। समस्या आती है तीसरे कैटेगरी में जिसको हम कहते हैं रियल मनी गेम्स। हिंदी में भी हम यही कहते हैं, रियल मनी गेम्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे RMG, रियल मनी गेम्स। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत आप कहीं ना कहीं एक बेटिंग करते हैं। ठीक है, बेटिंग करते हैं या आप इसको गैम्बलिंग के अंतर्गत मान सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरीके के गेम में क्या रहती है, जीतने की उम्मीद शामिल रहती है। आपने कुछ पैसा लगाया और आपको ऐसी उम्मीद है कि वो कुछ समय के बाद में मुझे डबल या ट्रिपल करके जो है वो मिलेगी। इस तरीके की गेम में जीतने की उम्मीद शामिल रहती है और यहाँ पर क्या रहता है, कौशल मतलब स्किल।
स्किल वर्सेस यहाँ पर किस्मत की बात जो है वो होते रहती है, ठीक है, किस्मत की बात। तो कौशल बनाम किस्मत पर ये क्या रहता है, आधारित रहता है, ठीक है। तो आपकी जो डेस्टिनी होती है स्किल वर्सेस डेस्टिनी पे जो है ये आधारित रहता है। और जनरली इस तरीके के गेम्स में क्या क्या शामिल है, आपने सुना भी होगा, पोकर, ठीक है, पोकर शामिल है, लूडो शामिल है, जो क्रिकेट के जो आपके ऑनलाइन क्रिकेट्स आते हैं जैसे ड्रीम 11 है ना, आपने बहुत अभी आईपीएल में आपने देखा भी होगा ड्रीम 11 का एड, तो इस तरीके के गेम्स शामिल है। पोकर हो गया, लूडो हो गया, क्रिकेट हो गया, रमी करके एक गेम होता है, इस तरीके के गेम्स इसमें शामिल हैं। और इसमें मुख्यतः ये कहा जाता है कि आप इसमें कुछ पैसा पहले आप जो है वो डालिए और जीतने की उम्मीद इसमें मुख्यतः शामिल होती है। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है लोगों के द्वारा जो खेल रहे हैं कि कल को मुझे ये पैसा जो है वो रिटर्न में डबल या ट्रिपल करके मिल सकता है, ठीक है। तो ये रियल मनी गेम्स को पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। इसी चीज को आज हमको पढ़ना है। प्रॉब्लम इन दोनों गेम्स में नहीं है, प्रॉब्लम है रियल मनी गेम्स में जो एक्चुअली में बेटिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आया होगा, 3 तरीके की कैटेगरीज हैं और दोनों कैटेगरीज को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, लेकिन ये जो आरएमजीज हैं इसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने इस चीज को लोगों को प्रोवाइड करवाया और किसी व्यक्ति ने इसका विज्ञापन किया तो ये जो है वो दंडनीय है। क्या क्या दंड हो सकते हैं ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, प्रतिबंध व दंड की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो जो भी रियल मनी गेम्स हैं, अगर आप उसे किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराते हैं, कोई भी कंपनी जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अगर वो किसी भी व्यक्ति को इस गेम्स को उपलब्ध कराएंगे तो उनको क्या हो सकती है, 3 साल की जेल हो सकती है या 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। 3 साल की जो जेल, 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। ये पहले ऑफेंडर के लिए है। अगर आप बार बार इस चीज को गलती करते जाएंगे तो ये जो जुर्माने की राशि है और ये जो क्या बोल सकते हैं 3 साल का जेल है ये बढ़ जाएगा, ये 5 साल की जेल हो जाएगी और 2 करोड़ रुपए जो है वो जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे उपलब्ध कराते हैं किसी व्यक्ति को तो ये आपको जुर्माना देखने को मिलता है। अगर आप इसका विज्ञापन करते हैं, किसी भी तरीके का एड अगर आप करते हैं, किसी भी तरीके का आरएमजीज का आप प्रमोशन करते हैं तो आपको क्या हो सकती है, 2 साल की जेल हो सकती है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर दे सकते हैं, और या तो दोनों होगा। अब 2 साल की जेल भी होगी और 50 लाख रुपए जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। परंतु एक बात याद रखिएगा कि कोई अगर व्यक्ति इसको खेल रहा है, ठीक है, तो जो खेल रहा है वो क्या हुआ, खिलाड़ी हुआ, है ना। तो खिलाड़ी के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है या किसी भी प्रकार का दंड यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। खिलाड़ी के लिए क्या हो सकता है, खिलाड़ी अगर खेल रहा है तो उसके लिए क्या दंड हो सकता है, दंड का प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सर्ट इन करके एक अथॉरिटी है, ठीक है। सर्ट इन ने जो है, सर्ट इन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस तरीके के जो भी एप्स होंगे उनको वो ब्लॉक करेगी, है ना। और इसके साथ ही साथ में उसको पूरी तरीके से डिसेबल करने का अधिकार भी सर्ट इन को जो है वो प्राप्त है। तो कौन सी अथॉरिटी है जिसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो एप्स को ब्लॉक और डिसेबल करे, तो आपको इसका आंसर लिखना है सर्ट इन। इसका फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। क्या बोला मैंने, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक। तो ये अथॉरिटी आपको यहाँ पर देखनी है। इसके साथ ही साथ देखिए, ये जो आपके भारतीय न्याय सशस्त्र संहिता है 2023, इसके अनुसार ये जो भी अपराध हैं वो क्या है, संज्ञेय व गैर जमानती हैं। इसका मतलब कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। मतलब अगर इसके अंतर्गत आपको किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नॉन बेलेबल है मतलब इसमें आपको आसानी से जमानत भी नहीं मिल सकती। ये किसके अंतर्गत कहा गया है, भारतीय न्याय सशस्त्र संहिता के अंतर्गत कहा गया है। अगर इसी चीजों को आप विदेश में लेकर के जाते हो, इसी तरीके के गेम्स को आपको विदेश में प्रमोट कर रहे हैं, तो हम इसके लिए किसकी सहायता लेंगे, इंटरपोल जैसी एजेंसियों की सहायता लेंगे।
और उनसे कोऑपरेट करके इस तरीके के गेम्स को जो है वो हम रोकने का अपना भरपूर प्रयास करेंगे, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है। इसके साथ ही साथ खिलाड़ियों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, मैंने आपको बता दिया है ये चीज कि खिलाड़ियों पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, इनसे रिलेटेड कोई भी दंड का प्रावधान यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। और जो मेन अथॉरिटी रहेगी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी यहाँ पर बनाई जाएगी। ये जो अथॉरिटी रहेगी ये सेंट्रल रेगुलेशन करेगी, मतलब केंद्र में अगर रेगुलेशन करने की बात है तो ये अथॉरिटी बनाई जाएगी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी। इसके पास पूरे अधिकार रहेंगे, ये देख सकती है कौन कौन से गेम हमारे देश में चल रहे हैं, उसको ढंग से रेगुलेट कर सकती है और कुछ गेमों को प्रमोट भी कर सकती है। तो ये अथॉरिटी यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत बनाई जाएगी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, और जो क्या रहेगी, एक सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। तो ये आपको मुख्यतः ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इसका मेन उद्देश्य क्या रहा या इसकी आवश्यकता क्या रही इस तरीके के क्या बोल सकते हैं अधिनियम को लाने की? तो हमको पता है ये चीज कि बहुत सारे सामाजिक इसके दुरुपयोग हो रहे थे, सामाजिक इसके नेगेटिव परिणाम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। जैसे कि पिछले 31 महीनों में 32 मौतों को यहाँ पर देखा गया कर्नाटका जैसे प्रोविंसेस में। तो कर्नाटका जैसे स्टेट्स में, कर्नाटका जैसे राज्यों में पिछले 31 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड 32 मौतें हो चुकी हैं। ये हमको समझ में आता है कि इसकी कितनी ज्यादा नीड जो है वो थी। दूसरी चीज, इससे क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग से अगर मान लीजिए आपने पैसा लगाया और उसके बाद आपने कुछ समय तक जीता, उसके बाद आप हार भी गए, तो इससे क्या होता है, एक मानसिक तनाव या मेंटल फटीग जो है वो देखने को मिलता है। इसी से ही फिर लोग जो है वो क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अंततः इससे बहुत सारे सुसाइड के मामले भी देखने को मिले हैं, आत्महत्या के मामले भी यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। इसके साथ ही साथ वित्तीय नुकसान तो होता ही है, फाइनेंशियल हार्डशिप्स तो देखने को मिलती है। बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखा गया कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में लोग अपने घर से ही चोरी कर रहे हैं, पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और बुरी तरीके से हार रहे हैं। इससे उनको एक वित्तीय नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ घरेलू हिंसा की बात भी यहाँ पर देखी गई। कोई मान लीजिए पति हैं, उनको अगर इस तरीके के एप्स में पैसा लगाना है तो वो घरेलू हिंसा के माध्यम से पैसा छीन के अपने घर से वहां पर पैसा लगा रहा है और वो पैसा डूब जा रहा है, उसका मिलने का कोई भी आशा यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। तो घरेलू हिंसा भी आपको यहाँ पर एक कंसेक्वेंस के तौर पर देखने को मिलती है। आर्थिक नुकसान भी हमारे देश के द्वारा झेले जा रहे थे। जैसे कि एक संसदीय समिति रिपोर्ट थी 2023 की, इसमें यह कहा गया कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग्स होते हैं उसमें टेरर फंडिंग की भी आशंका जताई जा रही थी। मतलब कि जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादियों के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है, ऐसी जो है वो आशंका जताई जा रही थी। ये बहुत ही हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए खतरे की बात है। दूसरा चीज याद रखिए, इसमें वित्तीय खुफिया रिपोर्ट जो 2022 में आया था, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि 2000 करोड़ की टैक्स चोरी की गई है इसी ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से। तो जो भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स होते हैं इसके अंतर्गत ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की टैक्स चोरी यहां पर करी गई है, ऐसा एक रिपोर्ट 2022 का कहता है। तीसरा याद रखिए, गवर्नमेंट की खुद की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की जीएसटी चोरी करी गई है इन्हीं ऑनलाइन गेमिंग्स के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग्स हमारे देश को कितने हद तक खोखला कर रहा था, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। ठीक है, तो ये मेन उद्देश्य थे ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने के, या जो आरएमजीज होते हैं उनको पूरी तरीके से बैन करने के, ताकि ये जो भी सामाजिक और आर्थिक हमको नेगेटिव कंसेक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं वो सभी जो है वो सुधारे जा सके। ठीक है, इसके बाद देखिए, लेकिन इतनी सारी चीजें तो थी कि ये मुख्य उद्देश्य थे, परंतु इस ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना करी है कि हमको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने किया है वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों, समझिएगा, भारत जो है एक गेमिंग हब के तौर पर उभर रहा है। कैसे उभर रहा है? भारत एक गेमिंग हब के तौर पर उभर रहा है। भारत में यूथ की संख्या सबसे ज्यादा है, हमको पता है ये चीज, और यूथ जो है वो गेम्स बहुत
बहुत ज्यादा खेल रही है, तो भारत एक गेमिंग हब के तौर पर उभर रहा है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 2028 तक जो गेमिंग इंडस्ट्री है हमारी, वो 8.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की बन जाएगी। मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारी गेमिंग इंडस्ट्री बन जाएगी। ये चीज जो है हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था को सुधारेगी, परंतु इस तरीके के जो अधिनियम है, इस तरीके के जो एक्ट्स हैं, वो गेमिंग इंडस्ट्री को या गेमिंग हब को जो है वो पूरी तरीके से डिमोट कर देगी, प्रोत्साहित नहीं कर पाएगी। ये चीज पहली बात है जो आलोचना के अंतर्गत कही गई है। दूसरी बात क्या है कि ऐसी 400 कंपनियां हैं जिसको इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसी कंपनियां जो गेमिंग्स प्रोवाइड करवाती हैं, रियल मनी गेम्स प्रोवाइड करवाती हैं, इन कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही साथ 2 लाख रोजगारों को भी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे लोग जो इस तरीके की इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उनका पूरा रोजगार जो है वो छिन चुका है और अब वो लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। इसके साथ ही साथ पिछले कुछ समय में हमारे भारत देश में कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का विकास हुआ है इसी ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से, जैसे कि गेम्स 24x7 और आपने सबने सुना होगा ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 जैसी कंपनियों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। ये यूनिकॉर्न कंपनियों के अंतर्गत या इसके श्रेणी में आ गई हैं। तो इस तरीके के जो अधिनियम है, इस तरीके के जो एक्ट्स हैं, ये यूनिकॉर्न्स को पूरी तरीके से डिमोट कर रही है, ऐसा कहा जा सकता है। चौथी चीज याद रखिए कि जो सट्टेबाजी है और जो जुआ है, ये जो क्षेत्र है ये केंद्र का है ही नहीं। ये किसका क्षेत्र है? राज्य का क्षेत्र है, और ये राज्य की सूची में आता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि केंद्र को अधिकार नहीं है कि केंद्र इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के अधिनियम को बनाने में सक्षम है। ठीक है, ये तीसरी चीज कही गई है। उसके बाद देखिए, ऑलरेडी हमारे यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग में 28% की जीएसटी लगाई जाती है। तो जो इच्छुक होंगे वही खेलेंगे, अदरवाइज नहीं खेलेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग में ऑलरेडी हमारे यहाँ पर 28% की जीएसटी लगी हुई है। इसके आगे देखिए, तेलंगाना ने 2017 में, आंध्र प्रदेश ने 2020 में और तमिलनाडु ने 2022 में ऑलरेडी इन गेम्स को जो है वो अपने राज्य के अंतर्गत पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो नियम कानून बनाए हैं और राज्य के लेवल पर इन्होंने अपने अपने तरीके से इन गेम्स को बैन कर दिया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से केंद्र को इन गेम्स को बैन करने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग राज्य अपने हिसाब से इन गेम्स को बैन करने में सक्षम है। तो केंद्र को इस तरीके के बैन को नहीं लाना चाहिए था, ऐसा कहा गया। अंत में देखिए, यहाँ पर कौशल बनाम किस्मत की बात आ रही है। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें स्किल्स का यूज किया जाता है, कौशल का यूज किया जाता है, स्किल्स का यूज किया जाता है, और इस तरीके के गेम्स को हम पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरीके से यहाँ पर स्किल्स को इग्नोर कर रहे हैं और केवल हम किस्मत को जो है वो फोकस कर रहे हैं। परंतु आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें स्किल्स का जो है वो रिक्वायरमेंट है, और स्किल्स को हम जो है वो डी प्रमोट नहीं कर सकते या डिमोट नहीं कर सकते। ये मुख्य आलोचनाएं हैं जो अभी तक कही गई है या अभी तक सामने आ रही है। ठीक है, तो हमने कुछ पॉजिटिव्स भी देख लिए कि क्यों ये बिल आवश्यक था, और कुछ हमने नेगेटिव्स भी देख लिए। परंतु इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, अंत में इसमें किस तरीके का वे फॉरवर्ड जो है वो आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए कि हमको फोकस किस में करना है, खेल सुशासन में करना है या गुड गवर्नेंस में करना है, या गेम्स से रिलेटेड एक अच्छा गवर्नेंस हमको लेकर के आना है, गुड गवर्नेंस का प्रावधान हमको लेकर के आना है। ठीक है, गुड गवर्नेंस या गेम्स से रिलेटेड हमको गवर्नेंस लेकर के आना है, जिससे किसी भी लेवल के लोगों को, चाहे वो आरएमजी खेलते हो, चाहे वो और कोई भी तरीके का गेम खेलते हो, उनको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ हमको एक संतुलन बनाना है। किसमें संतुलन बनाना है? कौशल बनाम किस्मत। ठीक है, तो हमको एक संतुलन बनाना है जिसमें हम कौशल को पूरी तरीके से प्रमोट करें और जिसमें किस्मत इन्वॉल्व है, जिसमें डेस्टिनी इन्वॉल्व है, ऐसे गेम्स का पूरी तरीके से हम बहिष्कार करें। ये चीज हम कर सकते हैं। तीसरा चीज आप देखिए कि इसमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। पूरी तरीके से बैन किसी भी तरीके से सही नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर लोग अपने आप में जागरूक होंगे तो इस तरीके के खेल वो खेलेंगे ही नहीं। तो
हमको पूरी तरीके से कंप्लीट बैन करने के बजाय लोगों को जागरूक करने की ज्यादा जरूरत है, ये कहा जा रहा है। और अंततः जो हमारा आईटी एक्ट है उसकी धारा 69A के अंतर्गत ऑलरेडी गवर्नमेंट को ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी वेबसाइट को या किसी भी लिंक को पूरी तरीके से बैन कर सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए टिकटॉक बैन हुआ है ना, बहुत सारी और भी एप्स जो है वो बैन करी गई, वो इसी सेक्शन के अंतर्गत करी गई थी। आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के अंतर्गत गवर्नमेंट को ऑलरेडी अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी तरीके के एक्ट्स को, किसी भी तरीके के लिंक्स को, किसी भी तरीके के वेबसाइट्स को जो है वो बैन कर सकती है। तो दूसरा अधिनियम लाने की यहाँ पर उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस सेशन के अंतर्गत हमने आपको पूरी तरीके से ये जो एक्ट है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी। इसके मुख्य प्रावधान क्या रहे हैं, है ना, इसके प्लस पॉइंट्स क्या रहे हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहे हैं, और अंत में हमको क्या चीज करने की आवश्यकता है, इस चीज के बारे में आज हमने इस सेशन के अंतर्गत पढ़ा। तो अगर आपको ये सेशंस हमारे पसंद आ रहे होंगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे विजयपथ एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।